हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजी रोटी के इस एपिसोड में हमेशा हमारे साथ होते हैं नयन पारिक भाई। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। कैसे प्लेजर। हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कैसा गुजरा आपका एक सप्ताह चुनावों की गहमा गहमी में? बिल्कुल, और आपका जो भी टाइम टू टाइम मंतव्य है वो देख लेते हैं। आप जो मेरे ख्याल से इतने लोगों से बात करते हैं, तो इलेक्शन में तो आपकी जो है पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो और आप इतने लोगों से बात करते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग रीड हो जाता है हमारे लिए, इंटरेस्टिंग वॉच हो जाता है कि उसको देखना सुनना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, हमारे प्रोग्राम्स में विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक विषय खास तौर से आज मैं नहीं जो उठा रहा हूँ इस कार्यक्रम में, वो है भारत और यूएई का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके ऊपर एक और भी हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है और नयन भाई से उसके ऊपर नेक्स्ट वीक बात करेंगे, कुछ और उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बाकी यूक्रेन का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं बिल्कुल हिली हुई हैं, डरी हुई हैं। पता नहीं क्या होगा। प्लस एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, लोगों को थोड़ा ओवर प्राइस्ड लग रहा है अभी से। शायद वो पेटीएम वाला सिलसिला दोबारा रिपीट ना हो जाए कहीं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोन्स जो है 3 लाख करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं, जो कि एक डेंजर साइन है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है देखा जाए तो। उतनी भारी कीमत से कई बार चीजें सस्टेन हो नहीं पाती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाईवे विकसित होने से इंडस्ट्री भी विकसित हो जाए। उसका कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि हाईवेज तो सारे इंडिया में हैं ऑलरेडी। थोड़े एक्सपेंशन हो रहे हैं, थोड़ा उनका क्या कहते हैं, 2 लेन से 4 लेन, 4 से 6 लेन हो रही हैं। तो जहां तक मेरा मुंबई पूना का जो अनुभव है, जो एक्सप्रेस हाईवे बना था, तो कोई ऐसा नहीं कि पहले वहां इंडस्ट्री नहीं थी। जो इंडस्ट्री थी वही इंडस्ट्री है। और एक्सप्रेस हाईवे से कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हो तो मैं नहीं समझता। ये और बात है कि पूना वैसे भी अभी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, खासतौर से आईटी सेक्टर में। सबसे पहले मुद्दा लेंगे यूक्रेन का। यूक्रेन की वजह से बहुत, नयन भाई, घबराहट है पूरी दुनिया में। मार्केट्स में घबराहट है, सरकारों में घबराहट है, सप्लाई चेन्स बाधित होने की आशंका है। और सबसे उसमें जो बुरी बात है वो तो ये है कि क्रूड के भाव ऑलरेडी $95 के आसपास है, रुपया 75 के आसपास है। इन्फ्लेशन 6% क्रॉस कर चुका है। एक कास्केडिंग इफेक्ट सामने नजर आ रहा है, और 10 तारीख के बाद तो पेट्रोल डीजल के भाव एकदम से फिर तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारा, इसमें यूक्रेन का मसला आग में घी डाल रहा है। आपकी टिप्पणी इसके ऊपर? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि यूक्रेन का जो मुद्दा है वो सिर्फ यूरोप और अमेरिका के लिए है ऐसा नहीं है, क्योंकि इन अ वे यदि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना हमें सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं कोई होगी, तो ये एक मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इमर्ज हो रही है। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि अब ये दिनों की बात है, कभी भी हो सकता है। कभी भी अमेरिका, कभी भी यूएसएसआर, रशिया जो है वो धावा बोल सकता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कह रहे हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज, एनी टाइम ये हो सकता है। इनकी प्रेजेंस जो है बॉर्डर पे बढ़ रही है। इनके जो न्यूक्लियर इंस्पेक्शन है वो भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि पुतिन साहब का इरादा कुछ अग्रेशन का है। और एक फ्रेंच प्रेसिडेंट है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं कोई वार्तालाप हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट और पुतिन जी के बीच में, और उसके कारण कहीं कोई युद्ध की संभावना कम हो जाए, या जो इवन एक टेंशन है वो कम हो जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आज की तारीख ऐसी है कि जहाँ को किसी भी इकोनॉमी को एक वॉर की संभावना को टालना चाहिए, और वॉर किसी के भी लिए अभी तो एक पॉजिटिव नहीं हो सकती। हम लोग बड़ी मुश्किल से कोरोना से उभरे हैं, और वो भी पता नहीं है कि अभी पूरे उभरे हैं या कोई और कभी भी दौरा आ सकता है। तो ये सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर या इवन रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन, वेयर दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट अग्रेशन इन यूरोप, वो जी। एक मुझे लग रहा है कि पूरी सब इकोनॉमीज को थोड़ा सा तितर बितर कर देगी। और उसके डर मात्र से क्या हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दिन ब दिन गिर रहा है। मेरे ख्याल से एनएसई बीएसई दोनों और बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस भी सभी थर थर कांप रहे हैं इन अ वे कि भाई ये क्या होगा और ये क्या परिणाम ला सकता है।
तो मैं और आप और हम लोग रोजी रोटी के चैनल के द्वारा अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबको अपनी विशेस देते हैं कि भाई ये अवॉइड हो जाए, ये कोई बात टल जाए, युद्ध न हो, अमेरिका और रशिया दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक बेटर सेंस प्रिवेल करे और रशिया अग्रेशन के रास्ते पे न जाए। पर यदि जाए तो क्या सिचुएशन होगी, वो जैसे आपने कहा कि हमको कपकपा देती है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज से लेके एक आम आदमी पे, एक सप्लाई चेन पे, एक पेट्रोल और गैस के दाम पे, इसकी अवेलेबिलिटी पे जो असर होने वाला है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एडवर्स सिचुएशन का हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक और समस्या ये आ रही है कि अगर वॉर होती है तो पूरी दुनिया दो खांचों में बटी हुई नजर आएगी। फिर हर एक को डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो वो नेटो यानी कि अमेरिकन साइड में है या फिर वो रशियन साइड में है। यहाँ पर न्यूट्रल होने के चांसेस बहुत कम है। और आज मैंने एक और प्रोग्राम भी किया, उसके ऊपर ऑलरेडी दर्शक मित्र हमारे देख सकते हैं कि इंडिया क्वेड का भी मेंबर है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, और रशिया के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंस है। तो आप इस न्यूट्रल स्टेटस में वॉर की सिचुएशन में बहुत ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे। तब कहीं ना कहीं आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं। अमेरिका भी उस टाइम चाहेगा कि इंडिया डिसाइड करे कि उसे जाना कहां है। नहीं तो फ्यूचर में फिर इंडिया के प्रति जो अमेरिका का रवैया होगा, अगर इंडिया पार्ट नहीं बनता तो उसका अलग हो सकता है। फिर वो एक तरह से फिर एलूफनेस आ जाएगी। पर दुनिया ग्रुप्स में तो बटी हुई है, अब तो सामने पता लग रहा है। और चाइना के साथ जो रशिया का जो नो लिमिट एग्रीमेंट है, वो अपने आप में भी डराने वाला है, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियर वॉर भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। तो चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज इकोनॉमी के आसपास घूमती है। हर कंट्री सोचता है कि अपनी इकोनॉमी को बेटर संभाला जाए, वो नहीं संभल पाता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, एक हमने पहले चर्चा की थी कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, और उसमें अभी मार्च भी सामने ही आ गया, बिल्कुल फरवरी तक खत्म होने पे आ गया है। तब तक इलेक्शन भी थोड़े बहुत खत्म होने पे आएंगे। बहुत सारे लोग, नयन भाई, कह रहे हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है ये भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लग रहा है, शायद इसकी वैल्यूएशन जो है थोड़े हायर साइड के अंदर है। तो डर वही है, क्योंकि इतना मेगा अमाउंट है, 70-75 हजार करोड़ सरकार कलेक्ट करने के चक्कर में है। अब एग्जैक्टली कितना आएगा नहीं पता, लेकिन इतना अमाउंट आज तक किसी ने कलेक्ट किया नहीं है, देखा जाए तो भारत के इतिहास में। तो इतना मनी कलेक्ट करना और फिर कहीं पेटीएम वाला फियास्को ना हो जाए, रिपीट ना हो जाए, ये भी डर लगता है। क्योंकि जब आप मार्केट में आए हो तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू मार्केट ही सेटल करेगा, और मार्केट जब सेटल करेगा तब पता लगेगा कि एलआईसी की वैल्यू है कितनी। तो अभी तक थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है वहां पर। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी है इसके ऊपर। लास्ट टाइम भी हमने दिनेश भाई ये बात की थी, और मैं दोबारा अपने रोजी रोटी देखने वाले जो मित्र है उनको बताना चाहूंगा कि हमारा ये एनालिसिस सिर्फ एक एनालिसिस है, और हम लोग इसमें आईपीओ में आप सब्सक्राइब करें न करें उसके बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं है, वो एक अलग फाइनेंशियल एडवाइस है। पर हमारा अभी यही कहना है कि जो भी मार्केट अभी टर्मोइल के फेज में है, यूक्रेन की हमने ऑलरेडी बात देखी है, वो कि एक बैकग्राउंड में है, और मार्केट की अफड़ा तफड़ी हमने सबने देखी है, कभी 1500 पॉइंट गिरता है, कभी और ऊपर आता है। तो इस सिचुएशन में जो भी एलआईसी का आईपीओ आए, वो सोच समझ के लोगों को करना चाहिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, मैं अभी तो कोई वैल्यूएशन इतना पक्का बाहर आया नहीं है, पर जी। मैं मानता हूँ कि सरकार को इस वातावरण को समझ के एक बहुत ही अट्रैक्टिव और अग्रेसिव प्राइसिंग पे जाना चाहिए। वो इसलिए कि यदि एलआईसी यदि थोड़े कम दाम पे वो लोग ऑफर करते हैं, और यदि उसके जो इनिशियल शेयर होल्डर है वो थोड़ा सा और पैसा कमाते हैं, बिकॉज सरकार ने अग्रेसिवली इसको प्राइस किया, तो मेरे ख्याल से वो एक पॉजिटिव आउटकम होगा कि हमारे जो छोटे छोटे पॉलिसी होल्डर्स है, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है, वो यदि एक अच्छा रियलाइजेशन कमाता है उसमें, और अच्छा रियलाइजेशन पाते हैं, और लिस्टिंग पे यदि एक अच्छे प्राइस पे निकल पाते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ दैट वुड बी पॉजिटिव विज़ावी कि हम लोग बहुत ही उसको अग्रेसिव प्राइस करें और एकदम से हाई प्राइस पे जाएं, जो कि अभी सोच लग रही है। मैं सिर्फ इसका ईपीएस देखूं तो करीब 4.5 रुपए का एनुअलाइज्ड ईपीएस है लास्ट सितंबर के रिजल्ट के हिसाब से एलआईसी जी। का। और यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं और 2-3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, या एचडीएफसी है, तो ये इनको यदि कंपेयर करते हैं
तो मैं समझ रहा हूं कि ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से इसका वैल्यूएशन कहीं 5 लाख करोड़ के आसपास आना चाहिए। और अभी लग रहा है कि सरकार की या जो मार्केट की परसेप्शन है वो कहीं इसको 12-15 लाख करोड़ के आसपास कहीं इस वैल्यूएशन पे 75,000 करोड़ आपने जो कहा वो इकट्ठा करने की बात है। तो इसमें फर्क ज्यादा है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये मार्केट कंडीशन में यदि ये प्राइस आता है तो हर एक को अपनी एक खुद की एनालिसिस कर लेनी चाहिए, इसको सोच समझ के देख लेना चाहिए। यदि वो कम प्राइस पे लिस्ट होता है तो उसका उन पे और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे क्या असर होगा वो देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है वो मानते हैं कि यदि कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ की प्राइस हमेशा सेबी और बाकी के रेगुलेटरी अथॉरिटी और मर्चेंट बैंकर और इनके द्वारा, इन्वेस्टमेंट बैंकर के द्वारा निर्धारित होती है, इसीलिए उनका जो हित है वो ये प्राइस में आ जाएगा और हमेशा उसको लिस्टिंग पे कोई 2 पैसे मिल जाएंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये एक अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के कैलकुलेशन करें, उसको कंपेयर करें, मार्केट में जो रेशियोज चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें और उसके बाद उसका डिसीजन ले। पर मैं उसके साथ एक और आईपीओ जो आने वाला था जिसकी अभी चर्चा चल रही है कि शायद 1 साल एटलीस्ट पोस्टपोन होगा और जिसके थोड़ा सा चार्जेस वगैरह की वजह से ये सुर्खियों में है, वो एनएससी का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका भी प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ पड़ा है और इस साल में उसके आने की 22 में बहुत आने की उम्मीद थी। पर अभी जो वहाँ एक थोड़ा सा माहौल और हम लोग जो उसकी हर रोज न्यूज़ देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि 22 में तो एनएससी का इशू नहीं आएगा। पर एनएससी के बारे में यदि थोड़ी बात करें तो दिनेश भाई, मैं अपने सुना है रोजी रोटी वहां भी कोई योगी जी आ गए हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हिमालयन योगी है, उत्तर प्रदेश के लोग योगी तो सुर्खियों में है ही। पर जो यदि देखा जाए तो देखिए एनएसई में अच्छी बात समझे तो एनएसई बीएसई के भी एक आगे निकल गया अपने एक ही साल में। जब वो एस्टैब्लिश हुआ था, वो एस्टैब्लिश एनएसई इसलिए किया गया था कि बीएसई को मान लेते थे कि भाई ये हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स है उसका एक अड्डा है और इसीलिए बीएसई को वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। एंड देश को और एक ऐसे एक्सचेंज की जरूरत है कि वो ब्रोकर्स की काइंड ऑफ चुंगल से कहीं बाहर हो और इसीलिए एनएसई को एस्टैब्लिश किया गया। 1 साल में उसने बीएसई को न सिर्फ ओवरटेक कर लिया, आज की तारीख में वो डेरिवेटिव्स वगैरह में अपना एक मकाम हासिल कर चुका है कि भाई दुनिया के जो पहले 5-10 स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं उसमें आज एनएसई का नाम है। पर पिछले 5-10 साल का उसका हिस्ट्री जो कि आज निकल के बाहर आ रहा है वो यदि आप देखें तो पता लगता है कि वहाँ बहुत सारी इरेगुलरिटी या क्वेश्चन मार्क या शक हुए हैं। एक तो ये कि एनएसई का नाम ऐसा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब हम सब समझते हैं कि ये नेशन का ओनरशिप वाला है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओनरशिप है। ये समझ लीजिए कि वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले भी कोई आईडीबीआई, यूटीआई बैंक, ये सब ने मिलके इसको एस्टैब्लिश किया था, जिसमें अगेन पब्लिक शेयर होल्डिंग है। कभी कभी इसमें कोई बाहर के जो हमारे स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स है वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हिस्सा रखते हैं इसमें। तो इसीलिए इसकी जो ओनरशिप है वो सरकारी नहीं है। तो इसीलिए एनएसई को सरकारी कंपनी मानने की गलती मत करना। वो नाम से कभी कभी हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाती कंपनी है, उसके बोर्ड के द्वारा चलाती कंपनी है। पर उसमें भी बोर्ड से ज्यादा उसके 1-2 सीईओज है वो बहुत पावरफुल हो गए। और इसमें जो को लोकेशन वाली एक जो चीज बाहर आई है वो मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि को लोकेशन ऐसा होता है कि इसका सर्वर जो है वो अपना जो उसकी बिल्डिंग में रहता है और यदि पूरे ब्रोकर्स कहीं बाहर फैले हुए हैं तो जो हाई वैल्यू हेज फंड वगैरह जो अपना ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें यदि 5-10 सेकंड का भी आपको एडवांटेज मिल जाए, जैसे दिनेश भाई को पता लग जाए 5-10 सेकंड पहले कि भाई क्या होने वाला है और उनको एडवांटेज रहे, क्योंकि मुझे या आप सबको 15 या 20 या 30 सेकंड के बाद पता लगेगा कि भाई ये क्या मार्केट प्राइस है, तो उनको जो एडवांटेज मिलेगा वो कहीं करोड़ों रुपए में हो सकता है। और ये कोलोकेशन का मामला था कि कुछ एक ब्रोकर्स और ब्रोकिंग कंपनीज और हेज फंड्स को लोकेशन जो है वो
एक्सचेंज में दिया गया, एक्सचेंज की बिल्डिंग में, और इसीलिए उनको जो है वो कहीं कुछ एक सेकंड्स का ट्रेडिंग का एडवांटेज मिल गया, और उसके कारण जो अनरीजनेबल और एकदम प्रॉफिट होने लगे उनको, वो एक बिल्कुल जैसे किसी को प्लेट में लेके पैसा देते हैं, एक प्रॉफिट देते हैं, उसकी तरह हो गया। और उसके बारे में जो जो इंक्वायरीज हुई उसमें भी कभी कभी लगता है कि सेबी एक बहुत निष्पक्ष इंक्वायरी इसमें नहीं कर पाई, और जो वॉचडॉग का काम था वो ठीक से कर पाई न कर पाई, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगे। और इसीलिए फिर सीबीआई, इस के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसे आपने कहा योगी कौन है, उसको हर मेल में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, दूसरे जो अफसर है जिनको कि बाहर से लाया गया और फिर उनको प्रमोट करके सीओओ तक ले गए, और उनकी तनख्वाह भी 15-20 गुनी बढ़ाई गई, और वो जो है वो पगार का मामला है वो भी कहीं जो रेम्यूनरेशन कमिटी ऑफ द बोर्ड उसके ऊपर ना गया कि भाई एमडी इज एम्पावर्ड टू डू दैट बिकॉज ही इज अ कंसल्टेंट। तो ये सब चीजों से एनएसई के बारे में जो लोगों के व्यू है थोड़े से और लोगों का विश्वास है वो कहीं हिल गया। तो एलआईसी का आईपीओ तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, एनएसई का आईपीओ नहीं लग रहा है कि आएगा इस साल, और उसके बारे में जो जो सवाल है मेरे ख्याल से वो क्लीन अप करते करते एक आध साल लग जाए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एलआईसी में एक 2 पॉइंट्स और जोड़ देता हूँ यहाँ पर, कि पहली बार उसके डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स की 75,000 करोड़ के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। 75,000 करोड़ के डिस्प्यूट्स हैं, जो इनकम टैक्स उनसे माँग रहा है, और वो कहते हैं कि हमने अभी तक नहीं दिए क्योंकि वो शायद प्रोसेस में है, क्या है, जो भी है। लेकिन ये पहली बार निकल के आया है कि एलआईसी और गवर्नमेंट के बीच में 75,000 करोड़ के इनकम टैक्स के या कॉर्पोरेट टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं। दूसरा एक और सरकार को झटका ये लगा कि एलआईसी के डॉक्यूमेंट में बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ कितने इंश्योरेंस क्लेम्स कोविड के दिए गए, उन्होंने कहा कि जो कोविड से डेथ हुई है बहुत ज़्यादा हुई हैं, और उसको सरकार ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, ये कह के कि इनकी जो रिपोर्ट है एलआईसी के डॉक्यूमेंट की वो स्पेकुलेटिव है। जबकि उनके अपने जो कोविड क्लेम्स दिए गए हैं वो स्पेकुलेटिव नहीं होते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए जा रहे हैं खास तौर से सेबी वगैरह के साथ में, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो ऐसे को स्पेकुलेटिव क्या कहते हैं कि प्रीटेक्स्ट लेकर नहीं आते हैं। लास्ट का बिल्कुल मुद्दा है एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि हमारी सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं। इनका लोन करीब करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस कर गया है, और ये लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। सरकार को पता है कि इनकी इंटरेस्ट लाइबिलिटीज ही अभी ले दे के ऑलमोस्ट 30-40 हजार करोड़ के आसपास आ गई हैं। टोल टैक्स इतना मुश्किल से 40-50 हजार करोड़ आता है। तो मॉर्टगेज तो कर रहे हैं, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि ये जो बर्डन है 3-4 लाख करोड़ का जो डेट है एनएचएआई पे, ये कुछ सीमा से बाहर होता जा रहा है, और ये शायद इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। कंटेन करने की जरूरत है, सरकार को भी महसूस हो गया है इस साल ये। मैम भाई, आपकी एक टिप्पणी छोटी सी इसके ऊपर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एनएचएआई का जो अभी जो सड़कों का बजट होता है, जो बजट के दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको देती है, उसके जो सड़कों के बजट में से करीब 70%, 65-70% एनएचएआई को मिल जाता है। तो एनएचएआई इज हेवीली फंडेड बाय द बजट, और उसके बाद उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा, और ये करीब देखिए 7 साल पहले कहीं 24,000 करोड़ था, तो कहीं पिछले 7-8 साल में ये जो है वो एकदम से बढ़ के 24,000 करोड़ से लेके 3,45,000 करोड़ के आसपास आज पहुंच गया है। तो ये एक वेदर इट इज द राइट वे ऑफ फाइनेंसिंग एनएचएआई और नॉट, वो एक देखने वाली बात हो जाती है कि भाई हम लोग इतना डेट फाइनेंसिंग करके सड़कों को बनाने के अलावा और कोई रास्ता कर सकते हैं कि देखिए, मैं सड़कों से जब जब जुड़ा हुआ हूं तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पीपीपी प्रोजेक्ट की एक अच्छी पाइपलाइन बनाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि डेट, देखिए सरकार के पैसे से कुछ भी बना देना आसान है, पर उसमें इनएफिशिएंसीज भी आती है। सरकार खुद एक अच्छे एग्जीक्यूशन एजेंसी के तौर पे कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि सरकार की लिमिटेशन है। प्राइवेट सेक्टर का मदद लेके, क्योंकि हमारे एनएचएआई के ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो पीपीपी के बेसिस पे हम क्यों नहीं करते जी। यदि वो करते हैं तो एफिशिएंसी आती है, सरकार को खुद को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अच्छी तरह से होते हैं, क्योंकि यदि अच्छी तरह से फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट होगा नहीं तो रोजी रोटी देखने वाले दिनेश भाई या नयन भाई अपने पैसे नहीं लगाएंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि इसीलिए जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से और ज्यादा सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग दे,
उस तरीके से दे ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी एफिशिएंसी से, और एक काम जो प्राइवेट सेक्टर यदि 1 साल में कर सकता है तो एनएचएआई या कोई भी सरकारी एजेंसी को करते करते 2 साल लगते हैं और कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो इसीलिए एनएचएआई का सड़क बनाने का सब प्रोग्राम सर आंखों पर करना ही चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए ऐसे बुरे वक्त पे, जबकि हम लोग आपत्ति से और कोरोना से ग्रस्त थे, तब ऐसे काम लेने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिकॉज ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार का। पर आप खुद क्यों करते हैं अपने बैलेंस शीट पे? आप ना करें, उसको बाहर की एजेंसीज के द्वारा करवाइए ताकि आपके पैसे खर्च ना हो और एफिशिएंटली काम हो। तो मैं समझ रहा हूं कि यदि मैं जैसे एनएचएआई चलाता होता तो मैं इसकी जगह इसको और पीपीपी बेसिस पे लाता, और उसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं कि वो हम लोगों को डेट से भी बचाता है और अच्छे प्रोजेक्ट कम प्राइस में और अच्छे टाइम फ्रेम पे करने में मदद करता। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। और लास्ट का एक टेल पीस है कि बांग्लादेश के अंदर 3 मेजर कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और जापान का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और वो उनको अलग-अलग से एसईजेड भी अलॉट हुए हैं और वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही हैं। तो जहाँ पर दुनिया में इस समय इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बहुत लिमिटेड हैं, वहीं पे बांग्लादेश हैज़ इमर्ज्ड एज़ ए मेजर डेस्टिनेशन सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एज़ फार एज़ फैक्ट्रीज़ और न्यू यूनिट्स आर कंसर्न्ड। तो उसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई कि 3 मेजर इकोनॉमीज़ दुनिया की जो हैं, कोरिया, जापान और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये छोटा-सा एक टेल पीस था और इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे लेंगे विदा और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े हर मंडे, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके सामने लेके आते हैं रोज़ी-रोटी, और आप अपने जो फीडबैक है हमें देते रहिएगा और बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक जीशान एनवाईटी हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और कुछ और लोग भी हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत जल्दी फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे नयन भाई के साथ में रोज़ी-रोटी का नया अंक लेकर, कुछ नए जो तब तक प्रॉब्लम जो प्रॉप अप हो जाएँगी या कुछ नई समस्याएँ आएँगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के भाव भी बढ़ने शुरू हो जाएँ, ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो वो हम सब आपके सामने लेकर आएँगे। तो इन शब्दों के साथ विदा दीजिएगा। नयन भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शक मित्रों थैंक यू सो मच। हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, नए शो के अंदर। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।